दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा तानाशाह जिसकी तानाशाही ने पूरे दुनिया को झकझोर दिया, जिसको उसकी तानाशाही के नाम से जाना जाता है, जिसकी तानाशाही से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक कदम ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। हिटलर एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं भी किसी ने मनमानी की तो उसे उसके नाम से पुकारा जाने लगता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल अपने मुल्क बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए और उनके लोगों के लिए उनके दिल में अपने देश और अपने मुल्क के लोगों में राष्ट्रवाद और देश की प्रति गर्व की भावना और जोश पैदा कर दिया। फांसीवाद विचारधारा का यह एक ऐसा नेता जिसने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया के लोग उसे ऐसे जानेंगे। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि यह नेता बिल्कुल हिटलर जैसे तानाशाही कर रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में और जानेंगे क्यों एक हिटलर यहूदियों की जान लेने के पीछे पड़ गया और वो क्यों यहूदियों को मारने में तुला रहता था। दोस्तों, हिटलर का निजी जीवन जो है, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास बसे एक छोटे से नगर ब्राउनो एम इन में हुआ। उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, एकदम अपने पिता अलोइस हिटलर की तरह था। बचपन से उसका ख्वाब एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना जाने के बाद उसने पेंटिंग की लाइन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। वह पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनी पेंटिंग बेचता था। उसने अपनी पेंटिंग में या तो प्रकृति या फिर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक इमारतों को दिखाया। विंटर क्लॉक टावर, वियना स्टेट ओपेरा हाउस जैसी पेंटिंग खुद अपनी हाथों से बनाया और 1908 से 1913 तक हिटलर वियना में रहा। यह वही दौर था जब उसके जहन में यहूदियों के प्रति इतनी नफरत भर दी गई कि आगे चलकर वह दुनिया का सबसे दुर्दांत खुखार तानाशाह बन गया। एक कलाकार कैसे लोगों के लिए एक तानाशाह का रूप लेता है, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हिटलर के जीवन के ये 5 साल काफ़ी अहम माने जाते हैं। इन सालों में हिटलर की मनोदशा कुछ ऐसी बदली, उसने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली। दूसरे दशक के शुरुआती साल में यूरोप के लिए भी काफ़ी नाजुक थे, क्योंकि यही वह दौर था जब पहले महायुद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी थी। यूरोप के लगभग सभी देश गुप्त संधियों में लिप्त थे। एक दूसरे के प्रति जातीय और धार्मिक दुश्मनी पनप रही थी और युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद का जहर घोला जा रहा था। जर्मनी के युवा भी इससे अछूते नहीं रहे। इधर हिटलर अपने आर्टिस्ट कैरियर में लगभग फेल हो चुका था और अब सेना में अपना योगदान देकर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी को जीना चाहता था। इस इरादे से वह 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचा। म्यूनिख उस वक्त बावेरिया साम्राज्य में आता था। हिटलर ने बावेरिया के राजा लुडविग तृतीय से सेना में भर्ती होने की अर्जी लगाई और संयोगवश 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, जिसके चलते हिटलर के जर्मनी की सेना में शामिल होने का मौका मिला। हिटलर की तैनाती बेल्जियम में की गई। इसके बाद फ्रांस में भी उसने एक सेना की टुकड़ी की कमान संभाली। फ्रांस में सोमे की लड़ाई में मित्र देशों को डटकर सामना किया तथा सोमे की लड़ाई इतिहास के सबसे भीषण जंगों में गिनी जाती है। इस लड़ाई में भले ही जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मित्र देशों को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ। सोमे की लड़ाई सोमे नदी के पास लड़ी गई। इस जंग में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। हिटलर भी इस जंग में मरते मरते बचा और उसकी जाबाजी के लिए उसको कई मेडल से नवाजा गया। 1918 में बेल्जियम में हिटलर ने मित्र देशों का सामना कर रहा था। इस बीच ब्रिटिश सेना की तरफ से एक मस्टर्ड गैस का हमला किया गया। मस्टर्ड गैस हमला इतना खतरनाक था जो
त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही भयानक खतरनाक था। यही वजह थी कि हिटलर सहित सभी जर्मनी सैनिकों को गैस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। यहीं से हिटलर की एक रोचक कहानी शुरू होती है। लोगों ने उसकी मूंछों को देखा और देखकर अपनी स्टाइल बना लिया। हिटलर की मूंछें बिल्कुल टूथब्रश की तरह थी। कुछ लोग मानते हैं कि उस वक्त के हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के जरिए ब्रिटिश सेना को चैलेंज करने के लिए इस तरह की मूंछें उसने रखी थी, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत कुछ और थी। हकीकत यह थी कि गैस अटैक से बचने के लिए मुंह में मास्क बांधने में कोई समस्या ना हो, इसलिए उसने मूंछें ऐसी कटा रखी थी। 1916 और 1918 दोनों लड़ाइयों में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। हिटलर भी हारा, लेकिन उसने अपने मनोदशा और अपनी जाबाजी जारी रखी। जर्मनी और हिटलर के रसूख में इस लड़ाई के बाद काफ़ी वृद्धि हुई। हार के बाद उसने लोगों में जोश भरना बंद नहीं किया। उसके भाषण जोश से भरे होते थे। उसने कहा, इफ़ यू विन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ़ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन, कि यदि आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप हारे तो आपको कुछ भी समझाने के लिए वहाँ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इस लड़ाई के बाद उदय होता है उस नींव का जिससे हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर बनकर उभरा। तो उदय होता है नाजीवाद और नाजी पार्टी का। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हिटलर की कहानी की आगे की पृष्ठभूमि के बारे में। तब तक के लिए मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार।